प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 लेकर हाजिर हूँ मैं महेंद्र। 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी का आकाशवाणी के जरिए देशवासियों से संवाद, जिसे वे कहते हैं देश के मन की बात। हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी और इससे जुड़े दूसरे माध्यमों पर देश को प्रतीक्षा रहती थी प्रधानमंत्री जी से संवाद स्थापित करने की। पिछले महीने मन की बात के इस सेगमेंट का आखिरी प्रसारण हुआ और ये था इस कार्यक्रम का 110वां अंक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के 110वें अंक के आखिर में हमसे क्या कहा, आइए सुनते हैं। साथियों, मन की बात के इस एपिसोड में मेरे साथ इतना ही। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और जैसा कि पिछली बार हुआ था, संभावना है कि मार्च के महीने में आचार संहिता भी लग जाएगी। ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीते 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परछाई से भी दूर रखा है। मन की बात में देश की सामूहिक शक्ति की बात होती है, देश की उपलब्धि की बात होती है। ये एक तरह से जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा तैयार होने वाला कार्यक्रम है। लेकिन फिर भी राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। अब जब आपसे मन की बात में संवाद होगा तो वो मन की बात का 111वां एपिसोड होगा। अगली बार मन की बात की शुरुआत 111 के शुभ अंक से हो तो इससे अच्छा भला क्या होगा। लेकिन साथियों, आपको मेरा एक काम करते रहना है। मन की बात भले 3 महीने के लिए रुक रहा है, लेकिन देश की उपलब्धियां थोड़ी रुकेंगी। इसलिए आप मन की बात हैशटैग के साथ समाज की उपलब्धियों को, देश की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर डालते रहें। कुछ समय पहले एक युवा ने मुझे एक अच्छा सुझाव दिया था। सुझाव ये कि मन की बात के अब तक के एपिसोड में से छोटे छोटे वीडियो YouTube शॉर्ट्स के रूप में शेयर करना चाहिए। इसलिए मैं मन की बात के श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि ऐसे शॉर्ट्स को खूब शेयर करें। साथियों, जब अगली बार आपसे संवाद होगा तो फिर नई ऊर्जा, नई जानकारियों के साथ आपसे मिलूंगा। आप अपना ध्यान रखिए। 3 अक्टूबर 2014 यानी विजयादशमी के दिन मन की बात के जरिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश से संवाद स्थापित करने की परंपरा का श्री गणेश किया। जब मैंने मई 2014 में एक प्रधान सेवक के रूप में कार्यभार संभाला तो मेरे मन में इच्छा थी कि देश की एकता, हमारे भव्य इतिहास, उसका शौर्य, भारत की विविधताएं, हमारी सांस्कृतिक विविधताएं, हमारे समाज के रग रग में समाई हुई अच्छाइयाँ, लोगों का पुरुषार्थ, जज्बा, त्याग, तपस्या, इन सारी बातों को, भारत की यह कहानी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। देश के दूर सुदूर गांवों से लेकर मेट्रो सिटीज तक, किसानों से लेकर के युवा प्रोफेशनल्स तक, और बस उसी में से ये मन की बात की यात्रा प्रारंभ हो गई। अछूता हो जिस बात से देश का कोना कोना, कही हुई हर बात हो जैसे खरा खरा सा सोना। लक्ष्य हो जिसका देशभक्त के बीजों को ही बोना। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना।
से नाता होना। आपकी बातें सुनता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, आपके सुझाव देखता हूँ, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुँचती है। जन से नाता होना, यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने और देश के मन की बात के लिए आकाशवाणी को ही क्यों चुना, आइए जानते हैं उन्हीं से। रेडियो जन जन से जुड़ा हुआ है और रेडियो की बहुत बड़ी ताकत है। कम्युनिकेशन की रीच और उसकी गहराई शायद रेडियो की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये मेरा उस समय से मेरे मन में भरा पड़ा है और उसकी ताकत का मैं अंदाज करता था। तो जब मैं प्रधानमंत्री बना तो सबसे ताकतवर माध्यम की तरफ मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक था। मन की बात के इस सफर को लेकर क्या कहते हैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा खेल व युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर। इसका पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था और एक नई शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को जुड़ने की, उनसे अपनी बात साझा करने की थी। और इसका थीम जो मन की बात का है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के पीछे है। प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ बोलते हैं तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भारत के विचार को आगे बढ़ाना, भारतीयों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना। और मैं धन्यवादी प्रधानमंत्री जी का इसलिए हूं कि उन्होंने कोई और माध्यम इसके लिए नहीं चुना है तो आम जनता के जो सुनने का माध्यम ऑल इंडिया रेडियो को चुना है। इसके लिए उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, चाहे विषय स्वच्छता का हो, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का हो, जल संरक्षण का हो, फिट इंडिया का हो, नशे से दूर रखने का हो, महिला सशक्तिकरण का हो, हर महीने नागरिकों तक अपने विचारों को पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और सुझाव भी नागरिकों से लेते हैं। और पहले 15 एपिसोड में 61,000 से ज़्यादा सुझाव आए। उनमें से बहुत सारे सुझावों को अलग अलग समय पर लिया गया। 2015 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा एक विशेष मन की बात शो का हिस्सा थे, जो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए आए थे। दोस्तों, 2017 में मन की बात अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग बोलियों में, भाषाओं में इसको पहुंचाने की शुरुआत की गई और मन की बात की 50वां एपिसोड 25 नवंबर 2018 को प्रसारित किया गया। मन की बात की 100 एपिसोड तक की यात्रा में समाज की बेहतरी के लिए ऐसे 700 से अधिक लोग और संगठनों को उपलब्धियों को प्रधानमंत्री जी ने जन जन तक पहुंचाने की कार्य किया है। और इनमें से तो 37 विदेशी ऐसे संगठनों के नाम भी हैं जिनका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में किया है। क्या कहते हैं माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़। मैंने भी मन की बात का कोई एपिसोड नहीं छोड़ा है एंड सुनने की एक खास वजह थी। वो कौन शख्स है who would not like to be inspired, motivated, instructed, informed कि मेरा भारत क्या है। I have not missed a single episode. आप हैं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह। मित्रों, एक अच्छा अद्भुत कार्यक्रम जो लोकतंत्र की नींव पर खड़ा है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जन संवाद के अनेक माध्यम होते हैं और मोदी जी ने मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत आनंद की बात है कि आकाशवाणी को जन संवाद के लिए चुना, क्योंकि मैं बचपन से आकाशवाणी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। मैं हमेशा मानता हूं कि आकाशवाणी भारत की जनता की आत्मा की आवाज है। मन की बात का एक बड़ा साफल्य ये भी है कि आकाशवाणी को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का मोदी जी ने काम किया है। मोदी जी किसी भी माध्यम से संवाद करते, वो संवाद जन जन तक पहुंचना ही पहुंचना था, क्योंकि इनकी लोकप्रियता ऐसी है, उनका दृष्टिकोण ऐसा है कि बात को जनता तक पहुंचनी ही थी। परंतु मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने आकाशवाणी को माध्यम बनाया और हमारा 6 दशकों से
जो संवाद का माध्यम था वो आकाशवाणी को आज नई युवा पीढ़ी के साथ जोड़ने का काम करा और हर गांव के हर अंचल में हर मोहल्ले तक इस संवाद को पहुंचाने का काम किया। मित्रों, एक अच्छा अद्भुत कार्यक्रम जो लोकतंत्र की नींव पर खड़ा है, लोकतंत्र की प्रमुख एस्पेक्ट जो है उसमें से एक एस्पेक्ट है जनता और नेता के बीच में संवाद। ये संवाद जितना मजबूत होता है, लोकतंत्र की नींव इतनी ही मजबूत होती है। 2015 में जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा भारत आए तो मन की बात के जरिए उन्होंने भी भारतवासियों से संवाद स्थापित किया। मन की बात साक्षी बना दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के नेताओं के संवाद का। आज बराक ओबामा हमारे साथ हैं। मैं पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ हमें बताएं। I request President Barack Obama to say a few words. Namaste. Thank you, Prime Minister Modi, for your kind words and for the incredible hospitality you've shown me and my wife Michelle on this visit. And let me say to the people of India how honored I am to be the first American president to join you for Republic Day. I'm told this is also the first ever radio address by an Indian Prime Minister and an American president together, so we're making a lot of history in a short time. To the people of India, listening all across this great nation, it's wonderful to be able to speak to you directly. We just came from discussions in which we affirmed that India and the United States are natural partners because we have so much in common. We're two great democracies, two innovative economies, two diverse societies dedicated to empowering individuals. We are linked together by millions of proud Indian Americans who still have family and carry on traditions from India. And I want to say to the Prime Minister how much I appreciate your strong personal commitment to strengthening the relationship between these two countries. People are very excited in the United States about the energy that Prime Minister Modi is bringing to efforts in this country to reduce extreme poverty and lift people up, to empower women, to provide access to electricity and clean energy, and invest in infrastructure and the education system. And on all these issues, we want to be partners because many of the efforts that I am promoting inside the United States to make sure that young people get the best education possible, to make sure that ordinary people are properly compensated for their labor and paid fair wages and have job security and health care. These are the same kinds of issues that Prime Minister Modi, I know, cares so deeply about here. And I think there's a common theme in these issues. It gives us a chance to reaffirm what Gandhiji reminded us should be a central aim of our lives, and that is we should endeavor to see God through service of humanity because God is in everyone. So these shared values, these convictions are a large part of why I'm so committed to this relationship. I believe that if the United States and India join together on the world stage around these values, then not only will our peoples be better off, but I think the world will be more prosperous and more peaceful and more secure for the future. So thank you so much, Mr. Prime Minister, for giving me this opportunity to be with you here today. मन की बात के दूसरे एपिसोड में ही प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक को उन तक अपने मन की बात पहुंचाने के माध्यमों के बारे में विस्तार से बता दिया था। कुछ लोगों ने ये भी मुझे कहा कि मोदी जी, आप तो कह रहे हैं हमारे सुझाव दीजिए, फेसबुक पर दीजिए, ट्विटर पर दीजिए, ईमेल भेजिए, लेकिन देश का बहुत बड़ा वर्ग है जिनके पास ये है ही नहीं, तो वो क्या करें। आपकी बात सही है, ये सुविधा सबके पास नहीं है। तो मैं आपको कहता हूँ कि मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो गांव-गांव रेडियो में मेरी बात तो सुनते हैं, तो आप मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे, वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूँगा।
क्योंकि सक्रिय नागरिक ये विकास की सबसे बड़ी पूंजी होता है। आप एक चिट्ठी लिखते हैं मतलब कि आप बहुत सक्रिय हैं। आप अपना अभिप्राय देते हैं मतलब कि आप देश की विषयों से कंसर्न है, और यही तो देश की ताकत होती है। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए। हो सकता है आप जरूर चिट्ठी लिखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के जरिए अपने मन की हर बात को आपसे साझा करने की कोशिश की। आपको लगता होगा कि प्रधानमंत्री ऐसी बातें क्यों करता है। बचपन से एक बात मैं सुनते आया हूं, और शायद वही मन की बात की प्रेरणा है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। मन की बात में मैं कभी दुख भी बांटता हूं, कभी सुख भी बांटता हूं। मैं जो बातें करता हूं वो मेरे मन में कुछ पीड़ाएं होती हैं, उसको आपके बीच में प्रकट करके अपने मन को हल्का करता हूं। और कभी कभी सुख की कुछ बातें हैं जो आपके बीच बांट करके मैं उस खुशी को चौगुना करने का प्रयास करता हूं। मैंने पिछली बार कहा था कि लंबे अरसे से मुझे हमारी युवा पीढ़ी की चिंता हो रही है। चिंता इसलिए हो रही है कि किसी माँ का लाल, किसी परिवार का बेटा या बेटी ऐसे दलदल में फंस जाते हैं तो उस व्यक्ति का नहीं, वो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। समाज, देश, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ड्रग्स, नशा वह ऐसी भयंकर बीमारी है, ऐसी भयंकर बुराई है जो अच्छों को हिला देती है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करता था तो मुझे कई बार हमारे अच्छे अफसर मिलने आते थे, छुट्टी मांगते थे। मैं पूछता था क्यों। पहले तो नहीं बोलते थे, लेकिन जरा प्यार से बात करता तो बताते थे कि बेटा बुरी चीज़ में फंसा है, उसको बाहर निकालने के लिए मुझे अब ये सब छोड़ छाड़ करके उसके साथ रहना पड़ेगा। और मैंने देखा था कि जिनको मैं बहुत बहादुर अच्छे अफसर मानता था वे भी सिर्फ रोना ही बाकी रह जाता था। मैंने ऐसे कई माताएं देखी है। मैं एक बार पंजाब में गया था तो वहाँ माताएं मुझे मिली थी, बहुत गुस्सा भी कर रही थी, बहुत पीड़ा व्यक्त कर रही थी। हमने इसकी चिंता समाज के रूप में करनी होगी। और मैं जानता हूँ कि बालक जो इस बुराई में फंसता है तो कभी कभी हम उस बालक को दोषी मानते हैं, बालक को बुरा मानते हैं। हकीकत ये है कि नशा बुरा है, बालक बुरा नहीं है। नशे की लत बुरी है, बालक बुरा नहीं है। हम अपने बालक को बुरा न माने, आदत को बुरा माने, नशे को बुरा माने और उससे दूर रखने के रास्ते खोजें। बालक को ही धुतकार देंगे तो और नशा करने लग जाएगा। आपने देखा प्रधानमंत्री जी अपने हृदय की बात कहते कहते कब हमारे मित्र बन जाते हैं, कब हमारे अभिभावक बन जाते हैं और कब हमारे हमराज बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और मैं मानता हूं कि कुछ समस्याओं का समाधान मेडिकल से परे है। व्यक्ति स्वयं, परिवार, यार दोस्त, समाज, सरकार, कानून, सबको मिल करके एक दिशा में काम करना पड़ेगा। ये टुकड़ों में करने से समस्या का समाधान नहीं होना है। मैं जानता हूँ ड्रग्स 3 बातों को लाता है और मैं उसको कहूँगा एक बुराइयों वाला ही 3D है। मनोरंजन के 3D की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक D है डार्कनेस, दूसरा D है डिस्ट्रक्शन और तीसरा D है डिवास्टेशन। नशा अंधेरी गली में ले जाता है, विनाश के मोड़ पे आकर खड़ा कर देता है और बर्बादी का मंजर, इसके सिवाय आपके नसीब में कुछ नहीं होता है। इसलिए ये बहुत ही चिंता के विषय पर मैंने चर्चा की है। जब मैंने पिछले मन की बात के कार्यक्रम में इस विषय का स्पर्श किया था, देश भर में से करीब 7,000 से ज्यादा चिट्ठियां मुझे आकाशवाणी के पते पर आई। सरकार में जो चिट्ठियां आई वो अलग, ऑनलाइन सरकारी पोर्टल पर mygov.in पोर्टल पर हजारों ईमेल आए, ट्विटर फेसबुक तो पर शायद लाखों कमेंट्स आई हैं।
एक प्रकार से समाज के मन में पड़ी हुई बात एक साथ बाहर आना शुरू हुआ है। मैं कभी कभी नशे में डूबे हुए उन नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने सोचा है कि आपको 2 घंटे 4 घंटे नशे के लत में शायद एक अलग जिंदगी जीने का एहसास होता होगा, परेशानियों से मुक्ति का एहसास होता होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन पैसों से आप ड्रग्स खरीदते हैं वो पैसे कहाँ जाते हैं? आपने कभी सोचा है? कल्पना कीजिए कि यही ड्रग्स के पैसे अगर आतंकवादियों के पास जाते होंगे, इन्हीं पैसों से आतंकवादी अगर शस्त्र खरीदते होंगे और उन्हीं शस्त्र से कोई आतंकवादी मेरे देश के जवान के सीने में गोलियां दाग देता होगा, मेरे देश का जवान शहीद हो जाता होगा, तो क्या कभी सोचा है आपने? किसी माँ के लाल को मारने वाला, भारत माँ के एक प्राण प्रिय देश के लिए जीने मरने वाले सैनिक के सीने में गोली लगी है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना उस गोली में कहीं न कहीं तुम्हारी नशे की आदत का पैसा भी है? एक बार सोचिए। और जब आप इस बात को सोचोगे, मैं विश्वास से कहता हूं, आप भी तो भारत माता को प्रेम करते हैं, आप भी तो देश के सैनिकों को सम्मान करते हैं, फिर आप आतंकवादियों को मदद करने वाली, ड्रग माफियाओं को मदद करने वाली इस कारोबार को मदद कैसे कर सकते हैं? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब जीवन में निराशा आ जाती है, विफलता आ जाती है, जीवन में कोई रास्ता नहीं सूझता है, तब आदमी नशे की लत पर चढ़ जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसके जीवन में कोई ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ऊंचे इरादे नहीं है, एक वैक्यूम है, वहां पर ड्रग का प्रवेश करना सरल हो जाता है। ड्रग से अगर बचना है, आपके बच्चों को बचाना है, तो उनको ध्येयवादी बनाइए, कुछ करने के इरादे वाले बनाइए, सपने देखने वाले बनाइए। आप देखिए, फिर उसको बाकी चीजों की तरफ मन ही नहीं लगेगा। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई यादगार पल भी देशवासियों से साझा किए। भारत रत्न लता मंगेशकर जी के 90वें जन्म दिवस पर उन्होंने उनसे बात की और हमसे भी साझा की। साथियों, आज की मन की बात में देश की उस महान शख्सियत, मैं उनकी भी बात करूंगा। हम सभी हिंदुस्तान वासियों के दिल में उनके प्रति बहुत सम्मान है, बहुत लगाव है। शायद ही हिंदुस्तान का कोई नागरिक होगा जो उनके प्रति आदर न रखता हो, सम्मान न करता हो। वो उम्र में हम सभी से बहुत बड़ी है और देश के अलग अलग पड़ावों, अलग अलग दौर की वो साक्षी है। हम उन्हें दीदी कहते हैं, लता दीदी। वो इस 28 सितंबर को 90 वर्ष की हो रही है। विदेश यात्रा पर निकलने से पहले मुझे दीदी से फोन पर बात करने का सौभाग्य मिला था। ये बातचीत वैसी ही थी जैसे बहुत दुलार में छोटा भाई अपनी बड़ी बहन से बात करता है। मैं इस तरह के व्यक्तिगत संवाद के बारे में कभी बताता नहीं, लेकिन आज चाहता हूं कि आप भी लता दीदी की बातें सुने, उस बातचीत को सुनिए कि कैसे आयु के इस पड़ाव में भी लता दीदी देश से जुड़ी तमाम बातों के लिए उत्सुक है, तत्पर है और जीवन का संतोष भी भारत की प्रगति में है, बदलते हुए भारत में है, नई ऊंचाइयों को छू रहे भारत में है। लता दीदी प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदिन पर हाँ। मैं हवाई जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा जाने से पहले ही हाँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस यही प्रार्थना। और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया। आपका फोन आएगा ये सुन के ही मैं बहुत ये हो गई थी। आप जाके कब वापस आएंगे? मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग, और तब अच्छा, आपका जन्मदिन हो गया होगा। अच्छा, अच्छा। जन्मदिन तो क्या मनाएंगे, और बस घर में ही सब लोग। दीदी देखिए, मुझे तो आपका मतलब आशीर्वाद मिले तो। अरे आपके आशीर्वाद हम मांगते हैं, आप तो हमसे बड़े हैं।
उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं, पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। दीदी आप उम्र में भी बड़ी हैं और काम में भी बड़ी है, और आपने तो ये जो सिद्धि पाई है ये साधना और तपस्या करके पाई है। जी, मैं तो सोचती हूँ कि ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और सुनने वालों का आशीर्वाद है, मैं कुछ नहीं हूँ। यही आपकी नम्रता जो है ये हम नई पीढ़ी के सबके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि आपने जीवन में इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद भी आपके माता पिता के संस्कार और उस नम्रता को हमेशा ही प्राथमिकता दी है। और मुझे तो खुशी है कि जब आप गर्व से कहती हो कि आपकी माँ गुजराती थी और मैं जब भी आपके पास आया आपने मुझे हमेशा कुछ न कुछ गुजराती खिलाया। आप क्या है आपको खुद पता नहीं है, मैं जानती हूँ कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है और वही मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। बस दीदी आपके आशीर्वाद बने रहे, पूरे देश पर आपके आशीर्वाद बने रहे और हम जैसे लोग कुछ न कुछ अच्छा करते रहे। मुझे आपने हमेशा प्रेरणा दी है, आपकी चिट्ठी भी मुझे मिलती रहती है और आपकी कुछ न कुछ भेंट सौगात भी मुझे मिलती रहती है। तो एक अपनापन जो एक पारिवारिक नाता है उसका एक विशेष आनंद मुझे होता है। नहीं, मैं आपको बहुत तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ, जानती हूँ कि आप कितने बिजी होते हैं और आपको कितना काम होता है, क्या क्या सोचना पड़ता है। जब आप जाके अपनी माताजी को पाँव छू के आए, देखा, तो मैंने भी किसी को भेजा था उनके पास और उनका आशीर्वाद लिया। हाँ, मेरी माँ को याद था और वो मुझे बता रही थी। जी हाँ। और टेलीफोन पे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी माँ बहुत प्रसन्न थी आपके इस प्यार के कारण। जी जी। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमेशा मेरी चिंता करती हैं। और फिर एक बार मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार मुंबई आया तो मन करता था कि रूबरू आ जाऊं, लेकिन समय की इतनी व्यस्तता थी कि मैं आ नहीं पाया। लेकिन मैं बहुत ही जल्द आऊंगा और घर आकर के कुछ गुजराती चीजें आपके हाथ से खाऊंगा। जी जरूर जरूर जरूर, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। प्रणाम दीदी। प्रणाम। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। देश को देश बनाने वाले कितने ही नायकों से युवा पीढ़ी को प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के बहाने रूबरू करवाया। हमारा देश बहुरत्ना वसुंधरा है। ऐसे महापुरुषों में से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी को पूरे देश ने एक अलग अंदाज में उनकी जन्म जयंती मनाई। नेताजी की जन्म जयंती पर मुझे भारत की आजादी के संघर्ष में अपना योगदान देने वाले वीरों को समर्पित एक म्यूजियम संग्रहालय का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप जानते हैं कि लाल किले के भीतर आजादी से अब तक कई ऐसे कमरे, इमारतें बंद पड़ी थी। उन बंद पड़े लाल किले के कमरों को बहुत सुंदर संग्रहालयों में बदला गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी को समर्पित संग्रहालय याद ए जलियां और 1857 इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को समर्पित संग्रहालय और इस पूरे परिसर को क्रांति मंदिर के रूप में देश को समर्पित किया गया है। इन संग्रहालयों की एक एक ईंट में हमारे गौरवशाली इतिहास की खुशबू बसी है। संग्रहालय के चप्पे चप्पे पर हमारे स्वाधीनता संग्राम के वीरों की गाथाओं को बयां करने वाली बातें हमें इतिहास के भीतर जाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी स्थान पर भारत माँ के वीर बेटों कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और मेजर जनरल शाहनवाज खां पर अंग्रेज हुकूमत ने मुकदमा चलाया था। जब मैं लाल किले में क्रांति मंदिर में वहां नेताजी से जुड़ी यादों को दर्शन कर रहा था तब मुझे
नेताजी के परिवार के सदस्यों ने एक बहुत ही खास कैप टोपी भेंट की। कभी नेताजी उसी टोपी को पहना करते थे। मैंने संग्रहालय में ही उस टोपी को रखवा दिया, जिससे वहाँ आने वाले लोग भी उस टोपी को देखें और उससे देशभक्ति की प्रेरणा लें। दरअसल अपने नायकों के शौर्य और देशभक्ति को नई पीढ़ी तक बार बार अलग अलग रूप से निरंतर पहुंचाने की आवश्यकता होती है। अभी महीने भर पहले ही 30 दिसंबर को मैं अंडमान और निकोबार द्वीप गया था। एक कार्यक्रम में ठीक उसी स्थान पर तिरंगा फहराया गया जहां नेताजी सुभाष बोस ने 75 साल पहले तिरंगा फहराया था। इसी तरह से अक्टूबर 2018 में लाल किले पर जब तिरंगा फहराया गया तो सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां तो 15 अगस्त को ही यह परंपरा है। यह अवसर था आजाद हिंद सरकार के गठन के 75 वर्ष पूरे होने का। सुभाष बाबू को हमेशा एक वीर सैनिक और कुशल संगठनकर्ता के रूप में याद किया जाएगा। एक ऐसा वीर सैनिक जिसने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे ओजस्वी नारों से नेताजी ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई। कई वर्षों तक यह मांग रही कि नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक किया जाए, और मुझे इस बात की खुशी है कि यह काम हम लोग कर पाए। मुझे वो दिन याद है जब नेताजी का सारा परिवार प्रधानमंत्री निवास आया था। हमने मिलकर नेताजी से जुड़ी बहुत सारी बातें की और नेताजी सुभाष बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुझे खुशी है कि भारत के महान नायकों से जुड़े कई स्थानों को दिल्ली में विकसित करने का प्रयास हुआ है, चाहे वो बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़ा 26 अलीपुर रोड हो, या फिर सरदार पटेल संग्रहालय हो, या वो क्रांति मंदिर हो। अगर आप दिल्ली आए तो इन स्थानों को जरूर देखने जाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और वो भी मन की बात में, तो मैं आपके साथ नेताजी की जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा साझा करना चाहता हूँ। मैंने हमेशा से रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना है। उसी तरह नेताजी का भी रेडियो के साथ काफी गहरा नाता था, और उन्होंने भी देशवासियों से संवाद करने के लिए रेडियो को चुना था। 1942 में सुभाष बाबू ने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी, और रेडियो के माध्यम से वो आजाद हिंद फौज के सैनिकों से और देश के लोगों से संवाद किया करते थे। सुभाष बाबू का रेडियो पर बातचीत शुरू करने का एक अलग ही अंदाज था। वो बातचीत शुरू करते हुए सबसे पहले कहते थे, दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू यू ओवर द आजाद हिंद रेडियो। और इतना सुनते ही श्रोताओं में मानो एक नए जोश, एक नई ऊर्जा का संचार हो उठता। मुझे बताया गया कि यह रेडियो स्टेशन साप्ताहिक समाचार बुलेटिन भी प्रसारित करता था, जो अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, पश्तो और उर्दू आदि भाषाओं में होते थे। इस रेडियो स्टेशन के संचालन में गुजरात के रहने वाले M.R. व्यास जी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। आजाद हिंद रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सामान्य जन के बीच काफी लोकप्रिय थे, और उनके कार्यक्रमों से हमारे स्वाधीनता संग्राम के योद्धाओं को भी बहुत ताकत मिली। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के आज के अंक में हमने मन की बात के इस लंबे और व्यापक सफर के कुछ पड़ाव साझा किए। जाते जाते सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार, और राष्ट्र की उन्नति की इस सतत यात्रा में उनके सहभागी होने का एहसास अपने अपने दिलों और कर्तव्यों में बनाए रखते हैं। कई बातें सुनते थे, दोहराते थे, और कभी कभी अपनी ही बातें अपनों के लिए प्रेरणा बन जाती थी। शायद ये कोई निर्जीव कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम में एक जीवंतता थी, अपनापन था, मन का लगाव था, दिलों का जुड़ाव था। और जब मैं मन की बात करता हूं तब बोलता भले मैं हूं, शब्द शायद मेरे हैं, आवाज मेरी है, लेकिन कथा आपकी है, पुरुषार्थ आपका है, पराक्रम आपका है।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। पोस्ट